आप देख रहे हैं खबर तो समझिए और आपके साथ मैं हूं विवेक। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। सरकार ने महंगाई भत्ते में बंपर बढ़ोतरी की है और सरकार के इस फैसले से लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा होगा। पहले खबर देखिए फिर खबर समझिए। केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र का तोहफा, कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी। कोरोना संकट के बीच केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है, जिसमें सरकार ने महंगाई भत्ते में 11% की बंपर बढ़ोतरी की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिससे अब कर्मचारियों को 17% की जगह 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्र का महंगाई भत्ते पर यह फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू होगा। यानी कि डीए की दर 17% से बढ़ाकर 28% हो जाएगी। इसको 1 जुलाई 2021 से लागू किया जाएगा। दरअसल कोरोना संकट की वजह से केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता बढ़ाने पर 1 जनवरी 2020 से रोक लगा दी थी, लेकिन अब इसके बहाल होने से लाखों कर्मचारियों और पेंशन पाने वालों को फायदा होगा। लगभग 48,34,000 केंद्रीय कर्मचारियों को और 65,26,000 पेंशनर्स को इसका सीधा लाभ मिलेगा। बता दें, देश में महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो इस खबर को समझते हैं। 1.5 साल बाद केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बहाल, और पहले 17 था, अब बढ़ाकर इसे 28% कर दिया गया। तो सरकार ने कोरोना की वजह से 1.5 साल से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत को रोके रखा था। और जनवरी 2020 की अगर हम बात करें तो केंद्रीय कर्मचारियों का जो डीए था वो 4% बढ़ा था। दूसरी छमाही यानी कि जून 2020 में इसमें 3% का इजाफा हुआ। जनवरी 2021 में यह 4% बढ़ा था। तो ये पूरा जो खाका है ये हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कैसे कब कब बढ़ा है, और सरकार ने पिछले साल जनवरी से ही इसमें रोक लगाई हुई थी। अब 1.5 साल बाद 3 किस्तों पर लगी रोक को हटाया गया है। कोरोना महामारी के कारण सरकार ने डीए फ्रीज कर रखा था और वित्त मंत्रालय ने जून 2021 तक डीए वृद्धि पर रोक लगाई थी। तो सरकार लगभग 34,401 करोड़ रुपए इस पर खर्च करने वाली है, जो एक बड़े तोहफे के तौर पर उन कर्मचारियों को, पेंशनर्स को मिलने वाला है। बाढ़ की बात करते हैं। बिहार में बाढ़ के पानी से लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हो चुका है। राज्य के 10 से ज्यादा जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर है। कई नदियां उफान पर हैं। बाढ़ पीड़ित अपना घर छोड़कर पलायन को मजबूर हैं। बाढ़ से बेहाल जिंदगी की ये तस्वीर मुजफ्फरपुर की है, जहां बाढ़ पीड़ितों को राहत दिलाने वाली एसडीआरएफ की टीम भी खुद बाढ़ पीड़ित हो गई है। बाढ़ पीड़ितों की मदद को लेकर राज्य नारायण कॉलेज परिसर में एसडीआरएफ का अस्थायी कैंप बनाया गया है, लेकिन बूढ़ी गंडक में उफान के कारण एसडीआरएफ कैंप ही बाढ़ के पानी में डूब गया है, जिसके कारण सूचना मिलने के बावजूद रेस्क्यू के लिए जवान मौके पर तुरंत नहीं पहुंच पाते हैं। सुपौल में कोसी का कहर जारी है। कोसी का जलस्तर बढ़ने की वजह से खुखनाहा पंचायत के 25 घर कोसी के कटाव से प्रभावित हुए हैं। बाढ़ से बचने के लिए ऊंचे स्थानों पर लोगों ने ठिकाना बनाया है। वहीं जान जोखिम में डालकर छोटी नाव के सहारे सफर को मजबूर है। पानी हेल के आबै छियै, भरि छाती डूबल जाइत रहियो। हाँ, कोई देखियो सुने वाला नहीं छ। भरि रात खेलिया, दिन मागनी भूखले जाइ छियै। 10 रुपया आते तो सब्जी साग ला के जेबै। अररिया के शहरी इलाके में परमान नदी से कटाव तेज हो गया है। वार्ड नंबर 11 और 12 में बाढ़ से सहमे लोग खुद ही अपना आशियाना तोड़ने को मजबूर हैं। क्यों तोड़ रहे हैं? नदी की वजह से। नदी कट रहा है, घर कट गया। हाँ, इसलिए घर लेके चले गए। ये बाथरूम बचा लास्ट में, उसको भी तोड़ रहे हैं।
दरभंगा में भी बाढ़ से लोग बेहाल हैं। कुशेश्वर अस्थान इलाके में बाढ़ का पानी अब पूरी तरह से फैल गया है। गांव की सड़कों पर कई फीट बाढ़ का पानी आ चुका है, जिसकी वजह से सड़क पर यातायात पूरी तरह बंद है। ऐसे में गांव के लोगों के लिए नाव ही एकमात्र सहारा बचा है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, सुपौल से अमित कुमार झा, दरभंगा से विपिन कुमार दास के साथ अररिया से सतीश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तो गजब मजबूरी है और ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, नाव पर ही एक छोटा सा घर बसाया गया है जो इस पार से उस पार होता रहता है। बिहार के कई इलाकों में, खासकर उत्तर बिहार में लगातार बारिश हो रही है और जो प्रदेश की प्रमुख नदियां हैं उनके जलस्तर में तेजी के साथ वृद्धि हो रही है। नदियां उफान पर हैं और इस वक्त उत्तर बिहार के तकरीबन 11 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं और बाढ़ की वजह से लोग ऊंची जगहों की तरफ पलायन कर रहे हैं। जहां तक बात है नदियों के कटाव की, तो एक बड़ा मसला है और कई गांवों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है क्योंकि जमीन पानी की धार में बह जा रही है और बिहार खासकर उत्तर से चलने वाली लगभग 1 दर्जन ट्रेनों का परिचालन बंद है। इधर समस्तीपुर रेल मंडल के दोनों रेलखंडों पर परिचालन बंद है। अगर सुगौली नरकटियागंज रेलखंड की अगर बात करें तो यहां भी ट्रेनों की आवाजाही बंद है। अभी जुलाई का महीना है, पूरा बरसात का मौसम बाकी है। हालांकि सरकार इंतजामों को लेकर पूरी तरह से तैयार है। सरकार का यह कहना है पीड़ितों को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसका भी ख्याल रखा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बाढ़ की त्रासदी पर जल संसाधन मंत्री संजय झा का बड़ा बयान आया है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बाढ़ का खतरा कम करने के लिए सरकार नदियों को जोड़ने पर विचार कर रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की मृत नदियों को पुनर्जीवित करने पर सरकार काम कर रही है। डिपार्टमेंट में हम लोग ये जरूर अब कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों को बहुत होप हो नहीं रहा है कि नेपाल में चीजें क्योंकि उस स्पीड में या ऐसे नहीं हो रही है जो हम लोगों ने सोचा था। तब हम लोग ये जरूर प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में कि बिहार के अंदर जो छोटी छोटी नदी है उसको कैसे अगर इंटरलिंक करके इसके प्रभाव को अगर कम कर सकते हैं, खत्म की बात तो नहीं कर सकता हूं, तो वो जरूर हम लोग 1-2 जगह मॉडल के रूप में एक्सपेरिमेंट बेसिस पर कोशिश करेंगे कि भाई ये करके देखें और उससे अगर उसका कुछ प्रभाव कम हो सके तो फिर आगे और जगह इसको इम्प्लीमेंट। चलिए इस खबर को भी समझने की कोशिश कीजिए कि 3 से 4 महीने में नदियों का प्रवाह बढ़ जाता है क्योंकि बारिश का मौसम होता है और बरसात के मौसम में प्रवाह का बढ़ जाना कोई नई बात नहीं है। अगर 15 सेंटीमीटर या फिर इससे अधिक बारिश होती है तो इसे बाढ़ का नाम दिया जाता है। कई जगहों पर बादलों के फटने से भी नदियां और नदियों में जो जल का प्रवाह है वो काफी तेज हो जाता है, नदियां भर जाती हैं और अधिक जल प्रवाह बाढ़ का एक कारण बनता है। हिमालय से अगर हम बात करें तो वहां से निकलने वाली जो नदियां गाद लाती हैं और नदियों की सफाई ना होने से पानी को एक रास्ता नहीं मिल पाता। तटबंधों, नहरों के निर्माण के कारण भी जो नदियों का प्रवाह है उसमें कमी आती है, वो फैलने लगती है धारा। और 2013 में उत्तराखंड में आई बाढ़ नदियों में रुकावट का परिणाम था। तो पेड़ पहाड़ों पर मिट्टी के कटाव को पेड़ काफी रोकते हैं, लेकिन पेड़ों की कटाई भी लगातार जारी है, तो यह भी एक बड़ा कारण है। तो यह भी समझना जरूरी है कि आखिर हम कैसे बच सकते हैं। स्थानीय स्तर पर लोगों को बाढ़ के उपायों के बारे में जानकारी देना होगा, उन्हें ट्रेन करना होगा। तटबंध कटाव रोकने के उपाय, जल निकास तंत्र का एक बढ़िया मैनेजमेंट तैयार करना होगा। जो आश्रय गृह हैं उनका निर्माण कराना होगा ताकि तत्काल कोई व्यवस्था वैकल्पिक की जा सके। सार्वजनिक उपयोगों की जो जगह है वहां बाढ़ सुरक्षित उसे बनाना होगा ताकि काफी सेफ रहे, सुरक्षित रहे। और नेपाल के बराह क्षेत्र के अपस्ट्रीम में तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर ये जिस बांध की बात की जा रही है, तो उस हाई बांध को बनाने की कोशिश की जा रही है। 1991 में दोनों देशों के बीच इसे लेकर एक समझौता भी हुआ। 2004 में नेपाल के धरान में एक संयुक्त परियोजना कार्यालय बना ताकि दोनों देश वहां पर जाकर बैठें और मंत्रणा करें। संयुक्त परियोजना कार्यालय में दोनों देशों के प्रतिनिधि बैठते हैं, मगर इतने साल लगातार बीत गए और आज तक दोनों देशों के बीच कोई सहमति नहीं बन पाई। तो यहां पर एक बड़ा मसला है कि अगर हम बांध के निर्माण की बात करते हैं तो वहां कहां दिक्कतें आ रही हैं। बालू के अवैध खनन के कारण सरकार की लगातार किरकिरी हो रही है।
अवैध खनन के खेल में पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत की बात सामने आई और इसके बाद सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन पीला सोने के जरिए न्यूज 18 ने बालू के अवैध खनन के काले खेल का खुलासा किया था। खबर दिखाने के बाद पुलिस प्रशासन से लेकर खनन विभाग तक में खलबली मच गई थी। आर्थिक अपराध इकाई की जांच में भी बालू के अवैध खनन के खेल में पुलिस से लेकर प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत उजागर हुई है, जिसके बाद पीले सोने की आड़ में काली कार्रवाई करने वाले पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है। सरकार ने भोजपुर के एसपी राकेश कुमार दुबे और औरंगाबाद के एसपी सुधीर कुमार पोरिका को हटाते हुए मुख्यालय में पोस्टिंग कर दी है। कहा यह भी जा रहा है कि बालू के अवैध खनन को लेकर रोहतास के एक एसडीओ समेत 2 जिला परिवहन अधिकारी पर भी गाज गिरी है। एडीजी पुलिस मुख्यालय जितेंद्र कुमार ने भी दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही है। मैं स्पष्ट बता दूं कि भ्रष्टाचार के संबंध में हमारी जो है बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की नीति है और हम उस पर जो है लगातार एक तरह से हम बिल्कुल स्थिर हैं कि हम उससे बिल्कुल डिग नहीं सकते थे। तो इसलिए जहां कहीं भी जिस किसी में भी जो है इस तरह के भ्रष्टाचार, चाहे वह अवैध खनन से संबंधित हो, अवैध धन उगाही से संबंधित हो या मद्य निषेध से संबंधित हो, तो हम उसमें किसी भी तरह की जो है शिकायत को नजरअंदाज नहीं करते हैं। किसी भी स्तर के पदाधिकारी पर हम जो है जीरो टॉलरेंस रखेंगे और उनके पद अथवा पदस्थापन से हमारी जांच प्रभावित नहीं होगी। बहरहाल इस मामले में आगे और कितने पुलिसकर्मी और अधिकारियों की संलिप्तता सामने आती है और उनके खिलाफ पुलिस मुख्यालय आगे क्या एक्शन लेता है, ये देखना अहम होगा। बालू माफियाओं से साठगांठ को लेकर के पुलिस महकमा से लेकर के खनन विभाग के दामन पर दाग लगे, दाग कितने गहरे थे, इसी की जांच करने का जिम्मा आर्थिक अपराध इकाई को सौंपा गया और कहा जा रहा है कि अब जांच लगभग पूरी हो चुकी है। कई जिले के एसपी जो हैं वो इस दाग में शामिल पाए गए हैं। कई डीएसपीज और कई इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी भी जो हैं उनके दामन पे दाग के छिटे पाए गए हैं। जल्द ही इन नामों का खुलासा पुलिस मुख्यालय स्तर पर किया जाएगा और सजा भी ऐसे अधिकारियों को दी जाएगी जिन्होंने बालू माफियाओं को सह दिया और काली कमाई की है। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। तो खबर को समझिए कि बिहार सरकार ने बालू खनन को लेकर नियम तो बनाए हैं, सीमित लोगों को खनन की अनुमति दी गई है, लेकिन फिर भी खनन जारी है। तो आर्थिक अपराध इकाई ने अवैध खनन की जांच की और बालू के अवैध खनन में बड़े पैमाने पर अधिकारी संलिप्त पाए गए। यह पता चला जांच में कि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की संलिप्तता है। 2 जिलों के एसपी समेत 2.5 दर्जन से अधिक अधिकारी संलिप्त थे इस काम में और गृह विभाग ने दोषी अफसरों पर कार्रवाई की सिफारिश की थी। तो ऐसे में भोजपुर और औरंगाबाद 2 जिलों के एसपी बदल दिए गए हैं। 18 इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पहले ही हटाए जा चुके हैं। 2 एसडीओ, 4 डीएसपी रैंक के अफसर भी दोषी पाए गए। राजस्व, परिवहन और खनन विभाग के अफसर भी इसमें शामिल थे। पीला सोना के अवैध धंधे में कई सीओ भी शामिल बताए जाते हैं और बाकी अधिकारियों पर भी जल्द ही गाज गिर सकती है और ये अधिकारी 5 जिलों में पदस्थापित हैं: पटना, औरंगाबाद, भोजपुर, रोहतास और सारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में छठे चरण के शिक्षक बहाली में बड़ी कार्रवाई की गई है। राज्य के 400 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया रद्द कर दी गई है। गड़बड़ी सामने आने के बाद शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आदेश दिए हैं। पूरे मामले पर दिया है जांच का आदेश। गड़बड़ी वाले नियोजन इकाइयों के खिलाफ एफआईआर होगी और अब तक राज्य में 4800 नियोजन इकाइयों में हुई काउंसलिंग। इसके अलावा जो बड़ी खबर आ रही है हम आपको एक एक कर बता रहे हैं। राज्य में 4800 नियोजन इकाइयों में काउंसलिंग हुई और 400 के खिलाफ गड़बड़ी की विभाग को शिकायत मिली थी। योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं करने और अनुपस्थित करने की मिली थी शिकायत। रद्द हुए नियोजन इकाइयों में फिर से होगी काउंसलिंग। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। शिक्षक बहाली में बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आदेश जारी किया है
और इसमें योग्य अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं करने की शिकायत दर्ज कराई गई थी, अनुपस्थित करने की भी शिकायत मिली थी। इसके अलावा रद्द हुए नियोजन इकाइयों में फिर से काउंसलिंग की बात कही गई है इस आदेश में, और यह भी कहा गया है कि छठे चरण के शिक्षक बहाली में एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर इसे देखा जाए, क्योंकि राज्य में 400 नियोजन इकाइयों में नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़ा हुआ यह मामला है। झारखंड में एससी एसटी की प्रोन्नति का मामला एक बार फिर उलझता जा रहा है। राज्य सरकार ने इसे लेकर 3 सदस्यीय कमेटी बनाई, लेकिन सत्ताधारी विधायक ही उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। झारखंड में 2007 से लंबित एससी एसटी की प्रोन्नति का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा। मेरिट के आधार पर प्रोन्नति को लेकर विधानसभा की विशेष समिति की रिपोर्ट फरवरी में सौंपी गई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी गई 365 पेज की रिपोर्ट में प्रोन्नति से जुड़ी हर बात का उल्लेख था। मेरिट और पात्रता के आधार पर प्रोन्नति की मांग की गई थी। लेटर नंबर 117 का हवाला देते हैं कि नहीं, जिसका खाली होगा उसी को दिया जाएगा, अनारक्षित है तो अनारक्षित को दिया जाएगा। अनारक्षित मतलब विशेष जाति कर दी गई, ऐसा नहीं। अनारक्षित ओपन फॉर ऑल था, ये भी सबरवाल का जजमेंट भी कहता है। कई बार सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है, बार बार आते हैं ये बात कि अनारक्षित मीन्स ओपन फॉर ऑल। 1995 में जस्टिस आर.के. सबरवाल के जजमेंट से मामले की शुरुआत हुई थी। पहले रिक्त आधारित रोस्टर लागू था, लेकिन आर.के. सबरवाल ने पद आधारित रोस्टर का उल्लेख किया था। रिजर्वेशन 50% तय कर दिया गया था। 50% अनारक्षित में कौन होंगे इसका साफ उल्लेख था। मेरिट और पात्रता के आधार पर सामान्य वर्ग से ऊपर वालों को अनारक्षित में रखा गया था और उन्हें प्रोन्नति देना था, लेकिन बाद में इसे जाति का रूप दे दिया गया। ऐसे में एससी एसटी में प्रोन्नति का मामला मांडर विधायक ने सदन में उठाया था, लेकिन विधानसभा की विशेष समिति की रिपोर्ट के बाद फिर से 3 सदस्यीय कमेटी बनाने पर बंधु तिर्की ने सवाल उठाए हैं। अभी क्या है कि राज्य सरकार इसमें जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है, जो आपके श्री एल ख्यांगते की अध्यक्षता में, ये कमेटी बिल्कुल अगर ये फिर लटकाने वाली है, और इस जो कमेटी में जिस चीज़ों को आपका उनका प्रतिनिधित्व की बात कहा गया है, उनकी क्षमता की बात कहा गया है, आपका क्रीमी लेयर की बात कहा गया है, तो ऐसे में फिर ये मामला लटक जाएगा। एससी एसटी के इस लंबित प्रोन्नति की वजह से कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें इसका लाभ आज तक नहीं मिल पाया है। अब जबकि हेमंत सोरेन सरकार में एक आस जगी थी, तो ये मामला फिर से एक बार उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और इस खबर को भी समझिए कि झारखंड में एससी एसटी की प्रोन्नति का मामला है कहां, और 1995 में जस्टिस आर.के. सबरवाल के फैसले से मामले की शुरुआत होती है। पहले रिक्ति आधारित रोस्टर का उल्लेख था, बाद में पद आधारित रोस्टर का उल्लेख किया गया और रिजर्वेशन 50% तय कर दिया गया था। तो 50% अनारक्षित में कौन कौन होंगे इसका उल्लेख था। सामान्य वर्ग से ऊपर वालों को अनारक्षित में रखना था, मेरिट और पात्रता के आधार पर यह तय करना था, लेकिन बाद में इसे जाति का रूप दे दिया गया। लंबित प्रोन्नति की वजह से कई अधिकारियों को लाभ नहीं मिल पा रहा है और यह है पूरा मसला। आगे बढ़ते हैं। राजधानी रांची में बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल का झटका लग रहा है। कोरोना काल में ओवर बिलिंग से घरेलू उपभोक्ता परेशान हो चुके हैं। कोरोना काल में राजधानी रांची के लोगों को बिजली बिल का झटका लग रहा है। राज्य में नई एजेंसी बहाल होने के बाद ये परेशानी बढ़ी है। घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति महीने के हिसाब से 5,000 से 10,000 तक का बिल थमाया जा रहा है। बिल आ गया, देखिए 5,800 का, तो इसमें हम हाँ 1 महीना भी नहीं हुआ समझिए कि मेरा हर एक महीना का जैसे 2,000 अप्रोक्स आता है, 1,500 2,000, पर अभी 3-4 महीना बाद ये बिजली बिल मिला और ये मुझे 28,000 का मिला है, जो कि उम्मीद से बहुत ज़्यादा है।
ओवर बिजली बिल को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों के पास अपने अपने तर्क हैं। विभाग का साफ कहना है कि मीटर रीडिंग के आधार पर उपभोक्ताओं का बिल जनरेट किया जाता है। अगर किसी भी उपभोक्ता को बिल को लेकर कोई संशय है तो वो विभाग को आवेदन देकर इसका समाधान कर सकते हैं। मीटर में जितने मेरे यूनिट उठे होते हैं उसके आधार पे बिल इशू होता है। अगर किसी भी उपभोक्तागण को लगता है कि उनके बिल में शिकायत है या उनके बिल में गड़बड़ी है तो इसका जांच हम लोग विभागीय अधिकारी को भेज करके सहायक अभियंता हुए चाहे आपको जूनियर इंजीनियर जा करके वहाँ रीडिंग ले लेते हैं। और अगर लगता है कि ज़्यादा रीडिंग का बिल आ गया है तो उस रीडिंग को सुधार करते हुए फिर से आपको रेक्टिफाई बिल देते हैं। झारखंड में कभी बिजली की समस्या तो कभी बिजली बिल की परेशानी आम बात है। कोरोना संक्रमण काल में जब लोगों की आय कम हुई है तब ओवर बिजली बिल का झटका बिजली उपभोक्ताओं की परेशानी को दोगुना करने जैसा है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से अविनाश कुमार की रिपोर्ट। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहें हमारे साथ।